प्राचीन भारत में एक दौर था, बस कुछ सदियों का, जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते हुए देखा। ये कहानी है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, एक ऐसी क्रांति की जिसने, आप कह सकते हैं, भारत का भविष्य हमेशा के लिए लिख दिया। तो आज का हमारा पूरा डिस्कशन इसी सवाल के आसपास घूमेगा। ये एक आप कह सकते हैं एक हिस्टोरिकल पजल है जिसे हम मिलकर परत दर परत सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिल्कुल जड़ से शुरू करते हैं। देखिए, इन राज्यों के बनने से भी पहले एक ऐसी चीज थी, एक धातु जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और वो था लोहा। इतिहासकार इस दौर को एक नाम देते हैं, द्वितीय नगरीकरण। अब ये है क्या? देखिए, ये वो टर्निंग पॉइंट था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के बहुत समय बाद भारत में एक बार फिर से बड़े बड़े शहर और बड़े राज्य बसने शुरू हुए। तो देखिए, ये एक सीधी साधी लेकिन बहुत पावरफुल चेन रिएक्शन थी। हुआ ये कि लोहे के औजारों का इस्तेमाल बढ़ा, इससे जंगलों को साफ करना आसान हो गया और खेती में एक तरह की क्रांति आ गई। नतीजा, ढेर सारा अनाज, जिसे हम एग्रीकल्चरल सरप्लस कहते हैं। अब इस फालतू अनाज ने एक बड़ी आबादी का पेट भरा और आखिरकार ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स यानी महाजनपद बनने का रास्ता खुल गया। तो पहला टेकअवे यहाँ बिल्कुल साफ है, टेक्नोलॉजी ने समाज को बदला और उस बदले हुए समाज ने राज्यों को जन्म दिया। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि ये राज्य बने क्यों। अब बात करते हैं कि इस नए पॉलिटिकल स्टेज पर खिलाड़ी कौन कौन थे। एक बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय। वो हमें बताता है कि उस समय भारत में कोई एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 16 बड़े राज्य थे, और इन्हीं को कहा जाता था महाजनपद। और इनमें से कुछ तो सच में अपने समय से बहुत आगे थे। मिसाल के तौर पर वज्जी को ही ले लीजिए। ये 8 कुलों का एक संघ था, और कमाल की बात यह है कि इसे दुनिया का पहला गणतंत्र और रिपब्लिक माना जाता है। फिर था गांधार, जो कि महान तक्षशिला विश्वविद्यालय का घर था। आप समझ सकते हैं कि ये उस दौर में नॉलेज और लर्निंग का सबसे बड़ा हब था। और अगर हम इस पूरे राजनीतिक नक्शे का स्केल देखें ना, तो एक महाजनपद सबसे अलग दिखता है, अश्मक। इसकी खास बात ये थी कि ये अकेला ऐसा राज्य था जो गोदावरी नदी के किनारे दक्षिण भारत में था। और देखिए, एक और दिलचस्प बात यह है कि इन सभी महाजनपदों में राजा का ही शासन नहीं था। उस वक्त 2 तरह के सिस्टम चल रहे थे। एक तरफ थे मगध और कोसल जैसे राजतंत्र, जहां एक राजा का हुक्म चलता था, तो दूसरी तरफ थे वज्जी और मल्ल जैसे गणराज्य, जिन्हें गण संघ भी कहते हैं, जहां फैसले कोई एक राजा नहीं बल्कि एक सभा, एक काउंसिल मिलकर लेती थी। तो इस दौर से एक और बड़ी बात सीखने को मिलती है कि भारत का पॉलिटिकल लैंडस्केप हमेशा से डाइवर्स रहा है। जहां राजशाही थी, वहीं गणतंत्र के प्रयोग भी जोरों पर थे। लेकिन इन 16 खिलाड़ियों में से एक ऐसा था जो बाकियों से कहीं ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा, और यही है हमारी कहानी का मुख्य पात्र, मगध। तो सवाल ये है कि आखिर मगध की सफलता का राज क्या था? ऐसा क्या था उनके पास जो बाकियों के पास नहीं था? इसका जवाब 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह थी उसकी ज्योग्राफी। मगध की राजधानियां, आप कह सकते हैं, कुदरती तौर पर किले बंद थीं। उसकी जो शुरुआती राजधानी थी राजगृह, वो 5 पहाड़ियों से घिरी थी, और बाद की राजधानी पाटलिपुत्र तो नदियों के बीच में थी, एक जल दुर्ग यानी वाटर फोर्ट, जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। दूसरी वजह थी उसकी इकोनॉमिक पावर। देखिए, मगध की पहुंच लौ अयस्क की खदानों तक थी, जिसका सीधा मतलब था बेहतर हथियार, और साथ ही गंगा के उपजाऊ मैदानों में होने की वजह से टैक्स के रूप में खजाने में पैसों की कभी कमी नहीं हुई। और तीसरा था मिलिट्री इनोवेशन। मगध ने अपनी सेना में एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जो पूरी तरह से गेम चेंजर साबित हुआ, युद्ध हाथी। आप इन्हें उस जमाने का टैंक समझ सकते हैं। तो मगध की सफलता का कोड साफ था, सही जगह, सही संसाधन और सबसे बढ़कर सही सैन्य सोच। तो ये तो हो गए मगध के एडवांटेजेस। अब देखते हैं कि कैसे वहां के महत्वाकांक्षी शासकों ने इन फायदों का इस्तेमाल एक विशाल साम्राज्य बनाने के लिए किया। इसकी शुरुआत हुई हर्यंक वंश के बिंबिसार के साथ, जिन्होंने अंग राज्य को जीतकर विस्तार की नींव रखी।
इसके बाद आया शिशुनाग वंश, जिसने अवंती पर कब्जा करके 100 साल पुरानी दुश्मनी को खत्म कर दिया। और फिर आया नंद वंश, जिसके शासक महापद्मनंद ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। महापद्मनंद की महत्वाकांक्षा का अंदाजा आप सिर्फ उसकी उपाधि से लगा सकते हैं, एक राट। इसका मतलब था एकमात्र संप्रभु या द सोल सॉवरेन। ये इस बात का साफ ऐलान था कि अब छोटे मोटे राज्यों का दौर खत्म हो रहा है और भारत की राजनीति को एक साम्राज्यवादी सोच चला रही है। तो मगध अब भारत की एक महाशक्ति तो बन चुका था, लेकिन दुनिया में वो अकेला नहीं था। अब कहानी में कुछ बाहरी ताकतों की एंट्री होती है। उस दौर में पश्चिम की तरफ से 2 बड़े हमले हुए। पहले फारस के डेरियस प्रथम ने सिंधु क्षेत्र पर कब्जा किया और फिर लगभग 2 सदियों के बाद पूरी दुनिया को जीतने निकला सिकंदर महान भारत की सरहदों पर आ धमका। और यहीं पर इतिहास का एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। वो सेना जो पूरी ज्ञात दुनिया में कहीं नहीं रुकी, वो भारत की सीमा पर आकर आखिर क्यों रुक गई? क्या वजह थी? और इसका जवाब है नंद साम्राज्य का डर। जी हाँ, ऐतिहासिक ग्रंथ बताते हैं कि सिकंदर के थके हुए सैनिकों ने जब मगध की विशाल सेना की खबरें सुनी कि उनके सामने हजारों हाथी, लाखों पैदल सैनिक इंतजार कर रहे हैं, तो उन्होंने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। तो इस तरह मगध ने न सिर्फ भारत का नक्शा बदला, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी अपनी सीमा से ही वापस भेज दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इतिहास कभी रुकता नहीं है। सिकंदर के पीछे हटने और नंद साम्राज्य के अपने अंदरूनी झगड़ों ने एक पावर वैक्यूम, एक शक्ति का शून्य पैदा कर दिया था। और इतिहास अब मंच तैयार कर रहा था एक नए नायक के लिए, जो इस शून्य को भरेगा और भारत के अब तक के सबसे महान साम्राज्य की नींव रखेगा।